Students, actually this is 1 a.m. in the morning, that's why here it is good morning. Let's start with the physical world lecture, very first lecture of standard 11. So the first thing is science. First topic, we are studying physics, and physics is the branch of science. Let's start with science. What is science? Have you heard? Let me speak in both Hindi and English mix so that it's good for all the students. Most of the students can get this lecture. साइंस क्या है? कभी सोचा है साइंस के बारे में कि साइंस पढ़ते हो? साइंस क्या है? साइंस एक वर्ड है जो कि साइंसिया से आया। कहां से आया? साइंसिया से आया। कहां से आया? साइंसिया। ये साइंसिया जो है ये एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड है। जिन्होंने हिंदी में एसएसटी पढ़ी है उन्होंने यूनान पढ़ा होगा। यूनान, ये यूनानी वर्ड है। यूनानी वर्ड है, ठीक है। एक्चुअली क्या था, जैसे आज के टाइम पे आज सुपर पावर्स के हैं, यूएस है, रशिया, तो मोस्ट ऑफ द हम लोग यूएस की बात करते हैं। यूएस से ये टेक्नोलॉजी आई, यूएस से वो टेक्नोलॉजी आई। ऐसे ही एशियन टाइम में जो सुपर पावर था वो ग्रीस था या फिर यूनान। जिन्होंने हिंदी में एसएसटी पढ़ी है, आपने यूनान के बारे में एसएसटी में बहुत पढ़ा होगा, 7th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th में, ठीक है ना। क्योंकि ये सब चीजें आज जो सामने आपके सामने आया है लिटरेचर, ये स्टार्ट वहां से हुआ है, ग्रीस से स्टार्ट हुआ है। आई कैन से इट्स अराउंड 3 BC के अराउंड। आपने बहुत सारे वो भी सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, एक्लीज, ट्रॉय, ये मूवीज वगैरह भी देखी होंगी। तो उसका वो हिस्ट्री वहां से स्टार्ट हुई थी, जो ह्यूमन हिस्ट्री वहां से स्टार्ट हुई थी, जो कि जहां से रिकॉर्डिंग यू कैन से की डेवलपमेंट जो में स्टार्ट हुई थी, जहां से रिकॉर्ड करने लग गए, ठीक है ना। तो ये बस आपके लिए एक ओवरव्यू है, आपको समझाने के लिए। तो क्या है, साइंस जो वर्ड है वो कहां से आया है? साइंसिया से आया है। साइंसिया क्या है? ग्रीक वर्ड है, ठीक है। एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? नॉलेज और टू नो, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ये ग्रीक वर्ड हो गया हमारा, यूनानी, ठीक है। तो क्या है? ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। क्योंकि एशियन टाइम में जो सुपर पावर था वो ग्रीस था। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है नॉलेज और टू नो। किसका? साइंसिया का मीनिंग है, ठीक है। और ओवर द 2000 ईयर्स, कब की बात है ये 3 BC के आसपास की बात है, ठीक है। 3 BC के आसपास की बात है, ठीक है। और ओवर आज कितना हो गए? अप्रोक्सीमेटली 2000 ईयर्स। अभी क्या चल रहा है? अभी 2026 चल रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 2000 ईयर्स हो गए। तो 2000 ईयर्स में साइंसिया क्या बन गया? साइंस बन गया वर्ड, ठीक है। तो साइंस का मीनिंग क्या है? नॉलेज और टू नो, ठीक है। नॉलेज और टू नो, ठीक है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो कुछ जानना, कुछ जानने को हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस या फिर ज्ञान। अब हिंदी मेरी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, जानना या ज्ञान को हम लोग बोलते हैं साइंस, ठीक है। ज्ञान हो गया नॉलेज और जानना टू नो। तो साइंस का मीनिंग क्या होता है? जानना या ज्ञान या फिर नॉलेज या टू नो, ठीक है। ये कहां से आया? ये एक ग्रीक वर्ड है जो साइंसिया है, वहां से आया। ओ
ठीक है। तो साइंस साइंशिया से। साइंशिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है जानना या फिर टू नो, नॉलेज और टू नो। और ये 2000 ईयर्स में ये बन गया है साइंस। ठीक है। ग्रीक्स क्या करते थे, कोई भी इंफॉर्मेशन होती थी, जैसे फॉर एग्जांपल बादल आएंगे, क्लाउड आएंगे तो रेन होगी, ये एक नॉलेज है। ठीक है। अब आज ही ये ऑब्वियस लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे ऑब्वियस नहीं था। ठीक है ना, जब ह्यूमैनिटी स्टार्ट ही हुई थी उस टाइम पे पता नहीं था, ह्यूमन रेस स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे पता नहीं क्लाउड आएंगे तो बारिश होगी, तो धीरे धीरे हमें पता लगा है। ठीक है, आज ये ऑब्वियस लग रहा है। तो वो क्या करते थे, इसको कोई भी इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज थी, उसको एक बुक में लिख लेते थे और उस बुक का नाम दे दिया साइंशिया। ठीक है। और तो 2000 साल में वो बुक का नाम क्या, साइंशिया से साइंस बन गया। ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन होती थी उसको वो साइंशिया में लिख देते थे, जो कि एक बुक थी, और उस बुक का नाम साइंशिया से धीरे 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 साइंस बन गया। ठीक है। तो ये सारी आपको एक ओवरव्यू दे दिया मैंने कि हाउ दिस साइंस केम टू नो। जो आज हमारे सामने साइंस वर्ड है वो कहाँ से आया, साइंशिया से आया, सॉरी, जो कि ग्रीक वर्ड है। ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट्स। और आपको अगर लाइव लेक्चर चाहिए तो आपको वहाँ पे कमेंट्स में बोलना होगा, बताना पड़ेगा, और लाइव लेक्चर उसके अकॉर्डिंगली आपके शेड्यूल कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो साइंस क्या है, एक बुक है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन ग्रीक्स लिख देते थे, और ओवर द 2000 ईयर साइंशिया से साइंस बन गया। ठीक है। चलो अब आगे आते हैं। फिर ये जैसे जैसे बुक क्या हो गई, बुक थिक बन गई। ठीक है। ये थिक बन गई, बहुत मोटी बन गई। ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें आ गई तो बुक बहुत मोटी बन गई। ठीक है। तो उसके क्या गई, दो पार्ट कर दिए। ठीक है। पहले पार्ट का नाम दे दिया ये फिजिकल साइंसेस लेफ्ट साइड में, और दूसरे पार्ट का नाम दे दिया बायोलॉजिकल साइंसेस। ठीक है। जब मोटी हो गई बुक तो उन्होंने क्या किया, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मोटी होने के बाद उसको बुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट का नाम दे दिया फिजिकल साइंसेस, दूसरे का नाम दे दिया बायोलॉजिकल साइंसेस। ठीक है। तो ये बुक, जो एक बुक थी साइंस, वो अब 2 बुक्स बन गई। ठीक है। जैसे जैसे बुक मोटी होती गई। ठीक है। फिर क्या होगा, डेवलपमेंट और हुई, और आगे चीजों के बारे में पता चला, और नॉलेज बढ़ी। ठीक है। तो ये दोनों बुक्स मोटी होती गई। ठीक है ना। फिर फर्दर क्या हो गई, उस बुक के फर्दर, उन दोनों बुक्स के फर्दर पार्ट कर दिए। ठीक है। तो जो फिजिकल साइंसेस वाली बुक थी उसको फिर से अलग बुक्स में डिवाइड कर दिया। ए बुक का नाम दे दिया फिजिक्स। ठीक है। दूसरी का नाम दे दिया केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे करके बुक्स बनती गई। इधर बायोलॉजिकल साइंसेस में ए बुक का नाम दे दिया बॉटनी, दूसरी का जियोलॉजी, तीसरी का वायरोलॉजी। ये जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही है। ठीक है। तो ऐसे करते करते ये अलग अलग बुक्स बनती गई और हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट्स आते गए। ठीक है। तो ऐसे करके ये धीरे धीरे सब्जेक्ट्स बनते गए। ठीक है। बायोलॉजिकल साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस पहले बनी, फिर उनके फर्दर बुक्स बन गई, उनको फिर से फर्दर डिवाइड कर दिया। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, बॉटनी में, बायोलॉजिकल साइंसेस को बॉटनी में, जूलॉजी में, वायरोलॉजी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। जो कि आप इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल। ठीक है। बायोलॉजी वाले अलग अलग पढ़ेंगे, उसमें और भी सब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है। तो ये जैसे जैसे ह्यूमन रेस डेवलप करती जाएगी, आज जो बुक्स हैं, लेट से आज अगर
फॉर एग्जांपल आज ऑन एन अप्रोक्सीमेट 1000 सब्जेक्ट्स हैं लेट्स से, तो आज से 100 ईयर्स बाद ये बढ़ के 5000 हो जाएंगे, क्या पता 50,000 हो जाए, ठीक है ना। तो ये बढ़ते ही जाएंगे, ये डेवलपमेंट जब जैसे जैसे हो रही है, ह्यूमैनिटी आगे बढ़ती जाएगी तो ये सब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे, स्पेशलाइजेशन आ जाएंगी जो आप करोगे, ठीक है। इंजीनियरिंग में भी अलग से स्पेशलाइजेशन होती हैं और मेडिकल में भी होती हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस में भी। तो ऐसे करते करते ये साइंस का डेवलपमेंट होता जा रहा है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ह्यूमन रेस इस यूनिवर्स में है। जिस दिन खत्म हो जाएगी, जिस दिन ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगी, उस दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूं। और तो इलॉन मस्क यही कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इलॉन मस्क। वो यही कर रहे हैं कि अगर ह्यूमन रेस को मतलब इन रहना है, ठीक है ना, इस यूनिवर्स में, तो उसको आज नहीं तो कल कभी ना कभी प्लेनेट अर्थ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। वो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी चुके हो, ड्रैग जायंट फेज आएगा सन का, तो क्या होगा, तो अर्थ को इनगल्फ कर लेगा या फिर अर्थ मोस्ट प्रोबेबली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो कभी ना कभी ह्यूमन रेस को, ह्यूमैनिटी को अर्थ को छोड़ना ही पड़ेगा अगर एटर्निटी तक इस यूनिवर्स में रहना है। नहीं तो क्या होगा, अगर हम लोग इस प्लेनेट पे ही रहेंगे तो क्या होगा, रेड जायंट फेस आएगा। लेट्स से कि अगर ह्यूमैनिटी उस टाइम तक रहती है तो रेड जायंट फेस आएगा, या कोई न्यूक्लियर वॉर होगा, या फिर कोरोना जैसी कोई ऐसी आ जाएगी पैंडेमिक, या फिर एस्ट्रॉइड टकराएगा जैसे डायनासोर्स को वाइप आउट किया था, तो ह्यूमैनिटी वाइप आउट हो जाएगी। एक ही केस में अगर ह्यूमैनिटी किसी और प्लेनेट पे, किसी और जगह पे भी रहेगी, तो अगर अर्थ फिनिश होती है तो एटलीस्ट कहीं और लोग कुछ रहेंगे और ह्यूमैनिटी जिंदा रहेगी, ठीक है ना। यही इसी चीज को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि मार्स पे ह्यूमंस को, ह्यूमन कॉलोनी या फिर मून पे वो एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको बस ये कोई आपको पूछने नहीं जा रहा है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि साइंस क्या है, क्यों हम लोग ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, क्या डेवलपमेंट है, वो हम लोग अभी एक बेसिक आपको एक ओवरव्यू है, ठीक है। चलो भाई अब आगे चलें। होपफुली आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा साइंस का और फिजिक्स का, अभी आगे मिलने जा रहा है। और चलें आगे, चलो। तो नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। चलो मैंने आपसे सबकी बात कर ली, ठीक है। फिजिकल साइंसेस की बात कर ली, बायोलॉजिकल साइंसेस की बात कर ली, केमिस्ट्री की बात कर ली, फिजिक्स की बात कर ली, बायोलॉजी की बात कर ली। मैंने मैथमेटिक्स की बात नहीं किया, ठीक है। तो मैथमेटिक्स तो मैंने दोनों में से कहीं भी नहीं डाला, तो मैथमेटिक्स को कहाँ डालें। हाँ जी, वैसे आपने थोड़ा देख ही लिया है, मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है। किसकी लैंग्वेज है? मैथमेटिक्स कोई साइंस नहीं है, मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है। किसकी? साइंस की लैंग्वेज है, करेक्ट। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ साइंस, ठीक है। हम लोग साइंस से इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइंस की जगह में मैं आपसे ही बात करता हूँ, मैं अभी आपको टीच कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरी बात सुन रहे हो किसके थ्रू? एक लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है ना। कौन सी लैंग्वेज है? अभी मैं इंग्लिश प्लस हिंदी मिक्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एक लैंग्वेज के थ्रू मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। अभी जो और वो लैंग्वेज है इंग्लिश प्लस हिंदी मिक्स यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सिमिलर वे में साइंस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। किसके साथ? साइंस के साथ। साइंस मीन्स ये सभी सब्जेक्ट्स हैं जो आपके सामने, इनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, और वो लैंग्वेज क्या है? मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई साइंस नहीं है, ये एक लैंग्वेज है जो कि साइंस को समझने में हमारी हेल्प करती है, साइंस के साथ कम्युनिकेट करने में, साइंस के साथ इंटरेक्ट करने में हमारा एक मीडियम है, ठीक है। सो इट इज अ लैंग्वेज ऑफ साइंस विच हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद साइंस, ठीक है। तो होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा। और मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी मैथमेटिक्स नहीं आती होगी तो आप साइंस को स्टडी ही नहीं कर पाओगे, साइंस के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पाओगे, उसको स्टडी ही नहीं कर पाओगे, ठीक है।
होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलो अब आ जाते हैं हम लोग फिजिक्स पे आ जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं फिजिक्स पे, ठीक है। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स भी एक एंशियंट ग्रीक वर्ड से आया है, किससे? फिजिके से। फिजिक्स एक एंशियंट फिजिक्स वर्ड से आया है, किससे? फिजिके से। ये आपके सामने जो है, ये रेड कलर के बॉक्स में मैंने, ठीक है, फिजिके से आया, PHYSIKE। ये एक एंशियंट ग्रीक वर्ड है, ठीक है। फिर से ये 2000 ईयर्स में क्या बन गया है? ओवर 2000 ईयर्स में ये क्या बन गया है? फिजिक्स, फिजिके, ठीक है। स्टार्टिंग में जो वर्ड था वो फिजिके था, मींस जिसका मीनिंग क्या है? नॉलेज ऑफ नेचर, ठीक है ना, कुदरत का ज्ञान, नेचर का ज्ञान, नॉलेज ऑफ नेचर, ठीक है ना। और ओवर द पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स, एंशियंट ग्रीक से अभी तक ये वर्ड फिजिके से फिजिक्स बन गया, ठीक है। होपफुली इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला है नहीं, स्टोरी टाइप है। चलो अब आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो। फिजिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेस। ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेस देखो हमने ऊपर पढ़ा है ना, फिजिकल साइंसेस। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेस, और फिजिकल साइंसेस फर्दर क्या है? साइंस की ब्रांच है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेस which deals with, it is a branch of physical sciences which deals with study of matter, energy and their interaction. Study of matter, energy and their interaction. फिजिक्स में, फिजिक्स फिजिकल साइंसेस की ऐसी ब्रांच है जिसमें लोग मैटर, एनर्जी और उन दोनों के इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। मैटर, एनर्जी और इंटरेक्शन, उन दोनों के इंटरेक्शन को थ्रू आउट फिजिक्स में 11th 12th या आप कभी भी पढ़ोगे फिजिक्स, अगर आप अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ोगे तो उसमें हमेशा मैटर, एनर्जी और उसके इंटरेक्शन की बात होगी कि मैटर कैसे एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करती है, एनर्जी कैसे मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। चलो ये अगर आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। मैथमेटिक्स इज यूज इन मैनी साइंटिफिक disciplines and is considered a language of science because it has a universal vocabulary, syntax and grammar। ये एक डेफिनेशन है, जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। तो ये कैसे यूज होगी अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। जैसे फिजिक्स में अभी हम लोग वेक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं, अभी नेक्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस है, उसके बाद हम लोग वेक्टर्स पढ़ेंगे, और बेसिक मैथमेटिक्स तो है ही, ठीक है। उसमें अब ज्योमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिक्स हमने पढ़ने जा रहे हैं अभी अगले चैप्टर्स में, फिजिक्स में ही, ठीक है ना। फिजिक्स स्टार्ट होने से पहले ही पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अभी आपको पता रहेगा। ऐसे आप केमिस्ट्री में भी यूज करते हो, प्रोपोर्शन में, यूनिट एनालिसिस में, ठीक है ना, वहाँ पे भी रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह पढ़ोगे। तो ऐसे मैथमेटिक्स को आप डायरेक्टली यूज करोगे दोनों सब्जेक्ट में। फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा कम, रिलेटिवली कम होता है, लेकिन केमिस्ट्री में अच्छा खासा होता है अगर हाई लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे जे एडवांस की, और आजकल जो नीट की प्रॉब्लम्स पूछी जा रही हैं, जो ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। तो आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स अच्छा करने के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छी करने के लिए मैथमेटिक्स अच्छी होनी जरूरी है, खासकर फिजिक्स में ज्यादा एप्लीकेशन होता है, ठीक है। चले आगे। हाँ ये है कि जो जे एडवांस और जेई मेन की प्रॉब्लम्स हैं उनमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का ज़्यादा एप्लीकेशन होता है कंपैरेटिवली जो नीट फिजिक्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बट आने वाले टाइम में जैसे पेपर का भी रिसेंटली 2-3 साल से 24-25 से पेपर का पैटर्न है, नीट फिजिक्स के पेपर की पैटर्न की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं गया जेई मेन में और नीट में।
और क्या पता आने वाले टाइम में नीट फिजिक्स का पेपर जेई मेन से टफ हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें कैसे टफ करेंगे, वो मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन और कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, चलो ये आपका ओवरव्यू हो गया। यू कैन राइट इफ यू वांट। वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ लेना, लिख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेचुरल साइंसेस। ठीक है, अब नेचुरल साइंसेस क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन है, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना चाहे तो लिख सकते हो। इट रिलेट्स फिजिकल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड साइंस। ये फिजिकल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड साइंस को रिलेट करती है। एक डेफिनेशन है नेचुरल साइंसेस क्या होती हैं, ठीक है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, अब हम लोग फिजिक्स को क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स को क्यों पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्या फिजिक्स का स्कोप है, क्या किस तरह से पढ़नी, किस टाइप की होती है। ठीक है, अब फिजिक्स भी उसमें बहुत सारे डोमेन होते हैं। मेनली हम लोग मतलब बहुत सारे पार्ट्स में फर्दर फिजिक्स डिवाइडेड है, तो उसमें किस तरह से डिवाइडेड है और आपको कैसे पढ़ना है, ये थोड़ा सा आप क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे मेनली 3 डोमेन्स हैं। कितने? 3 डोमेन है, 3 पार्ट में, 3 डोमेन मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, जो कि आपको दिख ही रहा है, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक एंड मीजोस्कोपिक। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक और ये तो आपको फैमिलियर लग रहा होगा, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक तो आपको फैमिलियर लगा होगा, आपने 9-10 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। लेकिन मीजोस्कोपिक ये नहीं पढ़ा कभी, है ना, 3rd पार्ट। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। एक्चुअली ये रिलेटिवली न्यूअर भी है, रिलेटिवली न्यू फील्ड है। कैसे, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये क्या है, रिलेटिवली न्यू फील्ड है। अभी तीनों क्या चीज हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही रहेगा, मैक्रोस्कोपिक बड़े एक मैक्रो लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक एक माइक्रो यानी छोटे लेवल पे, और मीजोस्कोपिक अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले मैक्रोस्कोपिक डोमेन क्या है। ठीक है, अब मैक्रोस्कोपिक डोमेन है जिसमें हम लोग टेरेस्ट्रियल, लेबोरेटरी एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्किल्स पे करते हैं, देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं। ठीक है ना, काइनेमेटिक्स से नेक्स्ट सब्जेक्ट आने जा रहा है। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, जो कि 9-10 स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा है। फोर्स, ठीक है, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। मोस्टली आप जो पढ़ने जा रहे हो 11th-12th स्टैंडर्ड में, वो 80 to 90% क्या है, मैक्रोस्कोपिक है, जो कि आपको फिजिकल एक ऑब्जेक्ट का साइज होगा, मास होगा, ठीक है ना, जो आपको फिजिकली आपको आप देख सकते हो, फील कर सकते हो। ठीक है, वो मैक्रोस्कोपिक डोमेन है। आपकी जो 11th-12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स है वो 80 to 90% मैक्रोस्कोपिक है। ठीक है, अब माइक्रोस्कोपिक पे आ जाते हैं। इट इंक्लूड्स मॉलिक्यूलर, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे फिजिक्स जो हम लोग पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर हो गया, एटॉमिक लेवल पे, न्यूक्लियर लेवल पे हम लोग जो पढ़ेंगे, जो कि माइक्रोस्कोपिक नाम से दिख रहा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड 11th-12th में 90 to 95% क्या है, माइक्रोस्कोपिक डोमेन पढ़ना है आपको, जिसमें अभी आप पढ़ रहे हो, यहाँ से लेके काइनेमेटिक्स फर्स्ट जो चैप्टर आएगा, वहाँ से लेके आप मोस्टली यू कैन से कि 18 जो मतलब ऑलमोस्ट आप माइक्रोस्कोपी पढ़ोगे। माइक्रोस्कोपी क्या है, जो 12th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ना है। ठीक है, जिसमें कि मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक और न्यूक्लियर लेवल पे पढ़ना है। एक ही चैप्टर है, वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, वहाँ पे आप एटॉमिक, जो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे और न्यूक्लियर लेवल पे फिजिक्स पढ़ोगे। ठीक है, तो वो है माइक्रोस्कोपिक डोमेन, एक ही चैप्टर है। ठीक है, तो
वो 12th के एंड में है। ठीक है, तो जो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, आपने बोर मॉडल पढ़ा है और पढ़ोगे भी, अभी फर्स्ट चैप्टर ही आ जाएगा आपका केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ पे यही पढ़ोगे, पर वो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली पढ़ोगे। ठीक है ना, फिजिक्स में फिजिक्स के पर्पज से पढ़ोगे। ठीक है, अब आ जाता है, ये तो आपने 9th-10th में पढ़ा है और आपको आइडिया था ही कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक क्या होता है। ठीक है, और जो कि दोनों ही आप पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, 11th-12th में, माइक्रोस्कोपिक 12th में एंड में पढ़ोगे, और थ्रू आउट 90 to 95% माइक्रोस्कोपिक ही पढ़ोगे, मैक्रोस्कोपिक पढ़ोगे 11th-12th में। ठीक है, अब थर्ड आ जाता है मीजोस्कोपिक, जो कि आपने कभी पहले पढ़ा नहीं है। मीजोस्कोपिक, मीजोस्कोपिक क्या है? ये रिसेंटली 1960s में फील्ड आई है, मतलब फील्ड बनी है 1960s में। 1960 रिसेंटली, तो आप बोलोगे सर रिसेंटली कैसे? रिसेंटली ऐसे जो हम लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये हम लोग 100 ईयर्स की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, हम लोग कम से कम, जैसा कि मैंने बताया पहले ही, 2000 ईयर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अभी कितना 1960 से ईयर अप्रोक्सीमेटली 60 ईयर्स हुए। ठीक है, 64 ईयर्स हुए। तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत रीसेंट है, किसके? 2000 ईयर्स के कंपैरिजन में, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि रिसेंटली डेवलप हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो पढ़ते हैं फिजिक्स, यहाँ पे कुछ एटम्स से लेके मॉलिक्यूल्स से लेके, जिनका ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें उसमें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, टेंस और हंड्रेड्स ऑफ एटम्स आर इन्वॉल्व। ये यंगेस्ट फील्ड है रिसर्च की, जो 1960s में स्टार्ट हुई है। इसमें 12th स्टैंडर्ड में एक ही चैप्टर जो आपको पढ़ना है, जो कि सेमीकंडक्टर्स है। ये भी 10th-12th के एंड में आता है। ठीक है, एक्चुअली में इंजीनियरिंग में आता है ये, इलेक्ट्रिक, सीधी सीधी बात होता हूँ, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आता है। यहां से आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, पर मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा आपको, बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है, पर ये मीजोस्कोपिक डोमेन में आता है। ठीक है ना, तो बस ये आपको ओवरव्यू देने के लिए, आपको आइडिया देने के लिए है। ठीक है, चलें आगे, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सेमीकंडक्टर्स एग्जांपल सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, जो आपने शायद पढ़ा ही होगा, सुना तो होगा एटलीस्ट। ठीक है, तो वो आप पढ़ोगे इसमें। चलें आगे, तो नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ फिजिक्स। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, कोई भी डेफिनेशन वगैरह लिखनी है, वीडियो को पॉज कर लो और उसको लिख सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग थ्योरीज ऑफ फिजिक्स पे। थ्योरीज ऑफ फिजिक्स, वेरियस थ्योरीज ऑफ फिजिक्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज। जो फिजिक्स है उनकी थ्योरीज 2 कैटेगरी में डिवाइड की जाती है। एक है क्लासिकल फिजिक्स या फिर न्यूटोनियन फिजिक्स, दूसरी क्वांटम फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है दोनों में? ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स और न्यूटोनियन फिजिक्स, जैसा कि नाम से ये ज्यादातर न्यूटन के टाइम पे, न्यूटन्स एरा में डेवलप हुई है। हुई तो ये थ्रू आउट ह्यूमैनिटी के एग्जिस्टेंस में हुई है, जब से ह्यूमैनिटी, यू कैन, मैं बोल रहा हूँ जैसे 2000 ईयर्स में, बट मेजोरिटी ऑफ डेवलपमेंट इसकी न्यूटन के टाइम पे हुआ है। ठीक है, जहां से हम लोग बोले मेजर डेवलपमेंट, तो इसलिए उसको न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं। क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं क्योंकि पुरानी फिजिक्स है, पुराने टाइम में। ठीक है, ठीक है, एक तो ये है थ्योरीज डिवाइडेड। ठीक है, थ्योरीज वहां पे आती हैं काफी सारी। दूसरा है क्वांटम फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ये मॉडर्न फिजिक्स के, ये आइंस्टाइन के टाइम पे, एल्बर्ट आइंस्टाइन के टाइम पे डेवलप हुई है। मॉडर्न मीन्स यू कैन से
20th सेंचुरी में जो डेवलप हुई है ज़्यादातर 19 और 20 सेंचुरी में, उसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, और उसमें या फिर क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। क्वांटम फिजिक्स कम्प्लीटली ट्रू नहीं है, बस मेजोरिटी ऑफ द चीज़ें जो क्वांटम फिजिक्स लेवल पे हैं इसलिए क्वांटम फिजिक्स ही बोल देते हैं। मॉडर्न फिजिक्स इसलिए कि रिलेटिवली मॉडर्न एरा में डेवलप हुई है, ठीक है ना। मतलब ये डेवलपमेंट के हिसाब से ये 100 ईयर्स कम है, मॉडर्न है, इसलिए इसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि 2000 ईयर्स से ज़्यादा से सब डेवलपमेंट चल रही है जब से ह्यूमैनिटी एग्जिस्टेंस में आई है, मतलब एटलीस्ट हम लोग रिकॉर्ड करने लगे हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। ये बस अंडरस्टैंड करने के लिए कैसे क्या है, ठीक है। हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो पता तो होना चाहिए क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या 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 उसके पार्ट हैं, वाई इट इज़ कॉल्ड सो, ठीक है। बस ये अभी ओवरव्यू चल रहा है आपका, इसलिए तो ये फिजिकल वर्ल्ड, देखो चैप्टर का नाम ही फिजिकल वर्ल्ड है। अभी वर्ल्ड के बारे में बताया जा रहा है कि क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। अभी हम लोग उसके बाद उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। चले आगे, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो जो भी लिखना है। चलो अब थोड़ा इसको देख लेते हैं, क्लासिकल फिजिक्स क्या है। क्लासिकल फिजिक्स ये मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना, जैसे कि हमने ऊपर देखा ना मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना की, हमने मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स पढ़ी जिसमें ऑब्जेक्ट का साइज होता है, शेप होती है, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। मेनली वो फिजिक्स है जो कि क्लासिकल फिजिक्स है, या फिर न्यूटन के टाइम पे न्यूटन फिजिक्स डेवलप की गई है, ठीक है। इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आएंगे, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स या फिर मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, मैकेनिक्स, जो कि आप फर्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये सब मैकेनिक्स में आता है, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ोगे वर्क पर एनर्जी, फिर रोटेशनल मोशन, ठीक है, ये सब फिजिक्स मैकेनिक्स में आता है। उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक, जो कि 12th के स्टार्ट में फर्स्ट चैप्टर आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता है, ठीक है। ये 12th में पढ़ोगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। फिर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, जो कि 11th के सेकंड पार्ट में पढ़ोगे, जहाँ पे आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है वो पढ़ोगे, ठीक है। ये आप लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके अगर आप लिखना है। मैक्रोस्कोपिक मैकेनिक्स, जैसे कि मैंने बताया, काइनेमेटिक्स हो गया, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हो गया, वर्क पर एनर्जी, फिर रोटेशनल मोशन है, ठीक है। फिर आपका लीनियर मोमेंटम भी आएगा इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे आप, 11th का फर्स्ट चैप्टर, सॉरी 12th का फर्स्ट चैप्टर ही है। फिर इलेक्ट्रिक करंट है, फिर मैग्नेटिज्म है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, EMI बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, ये सब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ोगे। थर्मोडायनेमिक्स 11th के सेकंड पार्ट में है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, वन ऑफ द, मतलब यू कैन से कि 11th का 40% पोर्शन है वो, ठीक है। वहाँ पे ये सब पढ़ोगे आप, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, टेम्परेचर, सिस्टम, ट्रांसफर ऑफ हीट, एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। हीट इंजन्स, रेफ्रिजरेटर्स पढ़ने जा रहे हो आप उसमें, जो कि अप्रॉक्सीमेटली जो 11th का 40% कोर्स माना जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 40% नहीं, 25 to 30% बोल सकते हो, ठीक है। फिर ऑप्टिक्स है, जहाँ पे आप लाइट की स्टडी करोगे, उसमें मेनली 2 चैप्टर हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, जो कि 12th का सेकंड पार्ट है, ठीक है। माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप्स भी पढ़ोगे इसमें, ठीक है। तो ऐसे करके हमारी ये क्लासिकल फिजिक्स 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटोनियन फिजिक्स, और जो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स है, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ठीक है। ये है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, सेकंड क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स, और इसको माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना में डील करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, क्वांटम फिजिक्स तो आपको अभी पढ़नी नहीं है, वो तो आप अगर कॉलेज में जाओगे, फिजिक्स सब्जेक्ट चूज कर, स्पेशलाइजेशन चूज करोगे,
तो आप उसमें भी, फिजिक्स में भी अगर आप और डीपली जाओगे तो क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे रिसर्च लेवल पे। फिलहाल आपको अभी 12th लेवल पे नहीं है, 12th लेवल पे थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स है, वो भी बहुत ज़्यादा डीप डेप्थ में नहीं है। एक यू कैन से कि ठीक ठाक है, आपको डेफिनेशंस हैं, थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस हैं, बहुत ज़्यादा डीप डेप्थ में नहीं है। ये 12th के एंड में आएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। पूरी फिजिक्स ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगता था जब मैं स्टूडेंट होता था आपके जैसा। तो इसमें मज़ा भी आता है और कैलकुलेशन करने में भी अच्छा लगता है। मेरा पर्सनल व्यू है ये, आपको भी मज़ा आएगा, ठीक है। हम लोग लाइव करेंगे इसको, ठीक है। तो इट डील्स विद माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना एट मॉलिक्यूलर, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर लेवल। यहाँ पे आप एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन पढ़ोगे, उसकी कैलकुलेशन पढ़ोगे, ठीक है ना। स्टार सन में जो रिएक्शन हो रहा है उसकी कैलकुलेशन है, वो करेंगे हम लोग। और जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी केमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हो फर्स्ट चैप्टर 11th में, वो उस काफ़ी कुछ वो भी पढ़ने जा रहे हो एटॉमिक। उसके 3 पार्ट है, मॉलिक्यूलर, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर लेवल, वो मॉडर्न फिजिक्स जो डिवाइडेड है, ठीक है ना। अब ये अलग से क्यों है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि मॉडर्न फिजिक्स लास्ट में आएगा, ठीक है ना। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ना जा रहे हो आप, ठीक है। मॉलिक्यूलर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो उसमें, ठीक है। तो वो तो चलो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या पढ़ने जा रहे हो और कब आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रीज़न क्या आता है कि क्यों ऐसा हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में ही क्यों नहीं पढ़ते हैं, इसी में कर देते हैं, अलग से क्यों, ठीक है ना। ऐसा इसलिए जैसा कि उसमें लिखा ही है कि विच यहाँ पे जो लॉज हैं, जो मॉडर्न फिजिक्स के यानी माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना में जो लॉज हैं, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ये लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो क्लासिकल फिजिक्स के लॉज हैं वो माइक्रोस्कोपिक या फिर एटम के अंदर या फिर न्यूक्लियर के अंदर वैलिड नहीं है, अप्लाई नहीं किए जाते। अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमें रॉन्ग रिजल्ट्स मिलते हैं। जो भी रिजल्ट आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी लोग क्लासिकल फिजिक्स को उठा के एटम के अंदर लगाते हैं, तो हमें जो भी रिजल्ट मिलते हैं वो एक्सपेरिमेंटल थियोरेटिकल रिजल्ट और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मैच नहीं करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि हम लोग जो क्लासिकल फिजिक्स के लॉज हैं वो मॉडर्न फिजिक्स या फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं लगा सकते, ठीक है। इसीलिए उसके लिए उस फिजिक्स को अलग कर दिया गया और उसके लॉस को अलग से पढ़ते हैं हम लोग, किसके, माइक्रोस्कोपिक या फिर एटॉमिक या फिर न्यूक्लियर या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे, और उसको अलग नाम दे दिया मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसलिए उसके लॉज अलग पढ़ाए जाते हैं और अलग से उसका नाम भी दे दिया, उस फिजिक्स को ही अलग कर दिया, ठीक है। और ये कैसे आया, क्योंकि साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, थियोरेटिकल कैलकुलेशंस की, एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और थियोरेटिकल रिजल्ट्स मैच नहीं किए, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स डेवलप्ड इन 20th सेंचुरी, इट इंक्लूड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें फर्दर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बस अभी देखना ही है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। आपको मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं है, ठीक है। आपके लेवल पे स्कूल कॉलेज में जाओगे, जब बीटेक या अपने बी लेवल पे जाओगे या मास्टर्स लेवल पे, तब इस पे पढ़ोगे। अभी बस एक ओवरव्यू है, वो भी 12th के एंड में एक ही चैप्टर है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है वैसे मॉडर्न फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स होता है, रिलेटिविटी होती है, रिलेटिविटी तो आपके कोर्स में है ही नहीं वैसे भी, पार्टिकल फिजिक्स होती है, ठीक है ना। क्वांटम फिजिक्स क्या है, इज अ कोर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स अलग से एक फिजिक्स का एक बहुत बड़ी ब्रांच है, एंड गोज इनटू मच ग्रेटर डिटेल एंड मैथ। इसमें बहुत हाई लेवल पे क्वांटम फिजिक्स में इवन आपने सुना होगा क्वांटम कंप्यूटर्स भी आए हैं, अभी स्टार्ट हो गए। किसी को पता है क्वांटम कंप्यूटर्स, गूगल
ने क्वांटम कंप्यूटर बना दिया और ये नॉर्मल कंप्यूटर से मच सुपीरियर है, मच सुपीरियर टू नॉर्मल कंप्यूटर। ठीक है ना। उसका रीज़न है कि नॉर्मल कंप्यूटर में क्या होता है, 0 1 2 ही बिट होती हैं, इसमें साइमल्टेनियसली बहुत सारी बिट हो सकती हैं। ठीक है ना। अभी मैं उससे ज़्यादा नहीं बताने जा रहा आपको, बस एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आप सर्च कर सकते हो जाके नेट पे। इनफैक्ट आपने सुना भी होगा कि क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। ठीक है। तो वो कैसे डेवलप किया, ये सब चीज़ें वो रिसर्च करते रहते हैं। जैसे गूगल अब बहुत बड़ी कंपनी हो गई है, तो उसका खुद के रिसर्च लैब्स हैं। ठीक है ना। और रिसर्च सेंटर्स हैं, वो वहाँ पे क्वांटम रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने कंप्यूटर डेवलप कर लिया है, ऑलमोस्ट हो ही गया है। और उसको होपफुली वो आपके पास भी कुछ सालों में आ जाएगा। ठीक है, होपफुली। और वो नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसको बनाना एक बहुत बड़ी जॉब है, बहुत हाई लेवल रिसर्च लगती है, बहुत ज़्यादा से रिसोर्सेज लगते हैं, इसलिए हर कोई नहीं बना सकता। ठीक है, चलो भाई। तो नेक्स्ट है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अब आपने बचपन में आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, अभी भी होगा शायद क्वेश्चन, कि हम ठीक है हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हमें नीट क्लियर करना है, जेई क्लियर करना है, ठीक है ना, जे एडवांस क्लियर करना है। ठीक है ना। आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, किसका भी काम तो आती नहीं है। ठीक है ना। मैथ्स पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, ये पढ़ा वो पढ़ा, कैलकुलस पढ़े, कुछ काम तो आता नहीं है। ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है। फिजिक्स में हम लोग कुछ भी करते हैं उसका कुछ रीजन होता है। इनफैक्ट साइंस में कुछ भी करते हैं उसका वो कहीं ना कहीं यूजफुल होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है। अब ये आपको सीधा सीधा एप्लीकेशन पता लग जाए, जो आपने पढ़ा है या पढ़ने जा रहे हो वो कैसे अप्लाई हुआ है पास्ट में। अब देखो एग्जाम्पल, 18th सेंचुरी इंग्लैंड में। ठीक है। इंग्लैंड में स्टीम इंजन और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वो इसी फिजिक्स के कारण, मैथमेटिक्स के कारण, केमिस्ट्री के कारण हुआ था। वो किसी एक आदमी या किसी भगवान ने या किसी गॉड ने नहीं किया था, वो फिजिक्स की डेवलपमेंट हुई थी। लोगों ने, साइंटिस्ट ने पढ़ा था, उनको अप्लाई किया, इक्विपमेंट्स बनाए और इंडस्ट्री बनी। ठीक है ना। स्टीम इंजन एक सबसे बड़ा एक उसका यू कैन से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का रीजन था। और स्टीम इंजन कहाँ से बना था, वो फिजिक्स से बना था, केमिस्ट्री से बना था। उनको पढ़ के, उनको अप्लाई करके उसको बनाया गया था। ठीक है। तो ये आपके सामने है कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो के अलग एप्लीकेशंस हैं। ठीक है। नहीं तो डॉक्टर कैसे होंगे आपका यू कैन से ट्रीटमेंट कैसे होगा अगर बायो नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है। अगला एग्जांपल देख लो। अब आप बोल रहे हो सर हाँ ठीक है वो हो गया, एक एग्जांपल मान लिया। अगला एग्जांपल देख लो, 20th सेंचुरी में आपके सामने जो भी कंप्यूटर है, इनफैक्ट मैं आपको टीच कर रहा हूँ, आप कंप्यूटर के थ्रू पढ़ रहे हो, मैं भी आपको कंप्यूटर के थ्रू कनेक्टेड हूँ। ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन है, इंटरनेट है, वो कहाँ से पॉसिबल हुआ है, वो फिजिक्स से, उसकी केमिस्ट्री से, उनकी डेवलपमेंट से, उनको पढ़ के रिसर्च से ही पॉसिबल हुआ है। ठीक है। ये सब टेक्नोलॉजी फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथमेटिक्स से, इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ के उस पर रिसर्च करके ही बना है। सब चीज़ें कनेक्टेड है। ठीक है। तो है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको मिल जाएंगे आपके सामने, जो कि बताते हैं कि आप क्यों ये सब चीज़ें पढ़ चुके हो और पढ़ रहे हो और पढ़ने वाले हो। ठीक है। तो नेक्स्ट है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, जो कि अब आपका जो फिजिक्स है जो स्टार्ट हो गई है ना, हम लोग अब फिजिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, स्टडी की तरफ। अभी तो हम लोग देख रहे थे क्या क्या पढ़ना है। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ये फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, मैन मेड नहीं है, ये नेचर मेड है यू कैन से, गवर्न द डाइवर्स फिनोमेना ऑफ बोथ माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है ना, दोनों लेवल पे ये गवर्न करती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपने 9 में पढ़ा है, इट इज़ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ, या फिर कोई भी दो बॉडीज विद मास एक दूसरे पे एग्जर्ट करते हैं। ये तो आपको पता ही है, 9th में पढ़ा है। ठीक है। जो नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स,
अब न्यूक्लियर फोर्स में दो तरह की फोर्स होती है, एक स्ट्रॉन्ग एंड एक वीक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ठीक है, दैट एवरी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस, रिपेल्स और अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब ये फोर्स न्यूक्लियॉन्स के बीच में होती है। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बीच में, ये न्यूक्लियॉन्स होते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, न्यूक्लियॉन्स, जो कि किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होती है, इनको बाइंड करके रखती है न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आप पढ़ सकते हो, यू कैन राइट फोर्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस, रिपेल्स और अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वो फोर्स है जिससे हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर रहा है, या रिपेल कर रहा है, या प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इट होल्ड्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। ये बेसिकली मेनली ये एग्जिस्ट करती है न्यूक्लियस के अंदर, एंड ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को होल्ड करती है। ठीक है, ये तो होगी डेफिनेशन की बात, आपको समझाने की बात। अब एक्चुअली मैं रियलिटी बताता हूँ आपको। रियलिटी ये है कि ये फिर से अभी तक रिसर्च में चल रही है। ठीक है, अभी हमने इसका पूरा नेचर नहीं पता है। होपफुली आने वाले 10, 20, 50 या 100 ईयर्स में इसका पूरा नेचर हमें पता चल जाए। ठीक है, अभी हमें पता है कि बहुत स्ट्रांग फोर्स होती है जो कि न्यूक्लियर के अंदर न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती है। इससे ज़्यादा हमारे पास इसकी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे कि ये कंटिन्यूस डेवलपमेंट है जो चल रही है। ठीक है, और ये आपको होपफुली आने वाले टाइम में जल्दी हमें इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा इसका नेचर पता चल जाएगा। अभी हमारे पास इतना ही है कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जो कि न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती है। ठीक है ना, और आपको आपके लेवल पे तो बस डेफिनेशन ही है, वो भी अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है तो। ठीक है, थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक। ठीक है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये फोर्स वो है जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगती है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल पे लगती है। ठीक है ना, अगर मैं सीधी बात बताऊं, जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को बाइंड करती है। ठीक है, इन एटम, यहाँ पे थोड़ा सा ये लिख लो, बाइंड्स इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स and protons inside nucleus of the atom। ठीक है, ये वो फोर्स है जो कि चार्ज पार्टिकल पे लगती है। ठीक है, ये आप पढ़ने जा रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर आने वाला भी आपका, ऐसा अभी नहीं, सॉरी 12th में आएगा। 12th में पढ़ने जा रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कहाँ का, किस चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका फर्स्ट चैप्टर होगा 12th में। इलेक्ट्रिक करंट आएगा, उसके बाद उसमें पढ़ोगे मैग्नेटिज्म। ठीक है, यहाँ वहाँ पे दो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद इलेक्ट्रिक करंट है, फिर मैग्नेटिज्म है, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। ये 4 चैप्टर, इसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, ये बेसिकली चार्ज पार्टिकल पे लगती है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करते हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट। ठीक है, ये स्टैंडर्ड 12th में पढ़ना है, अभी आपको नहीं। अभी आप पढ़ोगे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ोगे, ऊपर जो है स्टैंडर्ड 11। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियस के अंदर एक और फोर्स होती है जो कि वीक न्यूक्लियर फोर्स है। अब इसका नेचर कुछ ऐसा है
कि ये बहुत स्ट्रांग नहीं होती, नॉट इनफ टू बाइंड और पुश द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट। ये बहुत ज़्यादा टाइटली बाइंड भी नहीं कर पाती और ना ही पुश कर पाती है प्रोटॉन्स न्यूक्लियॉन्स को, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स को। ये सिर्फ कब हमारे सामने एग्जिस्टेंस में आती है, फिशन, बीटा डिके या फ्यूजन रिएक्शंस में। ये सब आप मॉडर्न फिजिक्स में नेक्स्ट ईयर पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। फिशन, बीटा डिके, फ्यूजन रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हो और वीक न्यूक्लियर के फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, ठीक है। बस थोड़ा बहुत आप इनका देखोगे कि बीटा डिके में क्या इसका रोल है, फिशन फ्यूजन में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये स्टैंडर्ड 12 के नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे आप, स्टैंडर्ड 12 के एंड में, 11 नहीं सॉरी, स्टैंडर्ड 12 के एंड में, जब का आपका कोर्स कंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट है यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। होपफुली आपको समझ में आ गया हो। एक ओवरव्यू है अभी इसमें, हाँ डेफिनेशंस वगैरह आपको ये भी आपको पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कंपटीशन है वो तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो डेफिनेशंस ये है जो कि क्या किसका नेचर है, किस फोर्स का कैसा नेचर है, कौन सी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, कौन सी वीक फोर्स है, कब वो एग्जिस्टेंस में आती है। ऑब्जेक्टिव में दे देंगे कि व्हेन वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर्स, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, ड्यूरिंग फिशन, बीटा डिके, फ्यूजन रिएक्शंस और ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको क्या आंसर लाना है, क्या टिक करना है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स व्हेन व्हाट इट डज, ठीक है, कहाँ पे लगती है, इनसाइड द न्यूक्लियस, इट बाइंड्स न्यूक्लियंस, तो उसमें ऑप्शन वो बना के दे देंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पूछने को तो कहीं कहीं से ही पूछ सकते हैं। अगर आप एम कर रहे हो फुल एंड फुल, जो टॉपर्स हैं, टॉप रैंक, टॉप 100 है, तो आपको तो ये सब चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि आपको नहीं भी, जो भी है आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है, हर चीज़ पढ़नी है, तभी आपका अच्छा रैंक आएगा, ठीक है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट है यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। अब यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस क्या है? अब देखो यहाँ पे अपने ऊपर 4 फुट टाइप की फोर्सेस पढ़ ली हैं, और भी आप आगे पढ़ने जा रहे हैं बहुत सारी फोर्सेस। वैसे फंडामेंटल तो ये फोर्सेस हैं 4 जो आपने पढ़ी हैं। साइंटिस्ट अभी क्या कर रहे हैं कि वो एक ऐसी थ्योरी बना रहे हैं जिसमें सभी फोर्सेस को, नेचर में कोई फोर्स हो, उसको एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स, एक फोर्स डिस्क्राइब करो जिससे सभी एक्सप्लेन हो जाए कि ये फोर्स यहाँ पे ऐसे कर रही है, ये यहाँ पे ऐसे कर रही है, यहाँ पे वैसे कर रही है। एक फोर्स बताओ जो कि सबको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। वो न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को, हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दो। वो एक सिंगल थ्योरी बना रहे कि इतनी सारी चीज़ें पढ़ने से अच्छा है कि एक थ्योरी पढ़ाओ और उसमें सब कुछ एक्सप्लेन हो जाए, जो आपके लिए भी थोड़ा ईजी होगा, ठीक है ना। वो बट आपके लिए तो जितना आप पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। वो तो साइंटिस्ट कर रहे हैं कि सो दैट चीज़ों को हम लोग एक वीव कर सकें एक सिंगल थ्योरी में, ठीक है। तो ये है यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। वो ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं व्हाट इज यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, दिस दैट, ठीक है। अब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ, अब ये फोर्सेस हैं, ये टेबल देख लो जो कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, उनका रेंज क्या है, कौन कितनी स्ट्रांग है, कहाँ कहाँ ऑपरेट होती है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, रिलेटिव स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स को 1 दिया है, देखो नीचे यहाँ पे 4th नंबर पे, सबसे नीचे स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है, उसको नंबर 1 दे दिया। लेट से कि अगर वो 1 यूनिट है तो बाकी से कंपेयर किया कि कौन कितनी है, स्ट्रांग है या कितनी उसके कंपेरिजन में वीक है। देखो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, उसको मैंने 1 दिया कि अगर वो 1 यूनिट है
ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ लगती है, वो शॉर्ट रेंज है, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही लगती है। उसका देखो रेंज क्या है, 10⁻15 मीटर, बहुत ही छोटे रेंज पे लगती है। किसके बीच में, न्यूक्लियस एंड मोर मैसिव एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे अल्फा हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस क्या हो गया, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। मैसिव पार्टिकल जैसे अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, जो कि हीलियम न्यूक्लियर होता है। हीलियम न्यूक्लियर को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ऊपर थर्ड नंबर पे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो अगर ये 1 न्यूटन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उससे 100 टाइम्स वीक है, ठीक है, 10⁻⁻ टाइम्स है, लेकिन इसकी रेंज इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब कि किसी और गैलेक्सी में भी अगर है कोई सोर्स तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अर्थ पे भी चार्ज पार्टिकल पे लगा सकता है। किस पे लगती है, चार्ज पार्टिकल्स पे, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एक्सेट्रा। वो न्यूट्रॉन पे नहीं लगती है, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है। अब सेकंड पे हम लोग नीचे जा रहे हैं क्योंकि उससे कंपेयर करें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। वीक न्यूक्लियर फोर्स देखो उसका ऑर्डर क्या है, 10⁻13 टाइम्स है स्ट्रॉन्ग के। वेरी शॉर्ट रेंज जैसा कि न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर, उससे भी इनफैक्ट छोटी, एक ऑर्डर छोटा है, वो 10⁻15 है, ये 10⁻16 है, सब न्यूक्लियर साइज, ठीक है ना। ये फ्यू एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, स्पेसिफिकली न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो आप पढ़ने जा रहे हो मॉडर्न फिजिक्स में, एंड एंटी न्यूट्रिनो। और कभी कभी बीटा पार्टिकल्स में भी एग्जिट होती है। बीटा पार्टिकल क्या, सिंपली इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बीटा पार्टिकल, ठीक है। आपको बता दो ये जब रेडियोएक्टिव डिके होता है उस टाइम पे भी ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है, रेडियोएक्टिव डिके में। बीटा डिके भी बोलते हैं उसको, बीटा पार्टिकल डिके या बीटा डिके, जो कि सिंपली इलेक्ट्रॉन्स का होते हैं, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का देखो कितनी वीक है स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में। अगर स्ट्रॉन्ग 1 है तो ये 10⁻39 टाइम्स वीकर है, ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, 10⁻39 बहुत बड़ा नंबर है। देखो कितनी वीक है, लेकिन इसकी रेंज इनफाइनाइट है। मीन्स किसी और गैलेक्सी, दूसरी गैलेक्सीज भी हैं, वो भी हमारे ऊपर, हमारे अर्थ पे या हमारी गैलेक्सी पे या इनफैक्ट हम पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं। इनफैक्ट ये तो हो ही रहा है, आपने सुना भी होगा, एंड्रोमेडा एंड मिल्की वे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, और वो आज नहीं तो कल, मतलब एक टाइम आएगा वो कोलाइड करेंगी, ठीक है। बट ये अभी नहीं होगा, बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद होगा, ठीक है। उस टाइम तक होपफुली अगर ह्यूमैनिटी रहेगी, ठीक है। तो इट ऑपरेट्स अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे लगाते हैं ये देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये है हमारा हो गया बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली मैं एक नहीं 2 स्टार लगाऊंगा, क्योंकि इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीट में, जेई मेन में, जे एडवांस में, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं, वो कोई भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, चारों का एक क्वेश्चन बना सकते हैं, या फिर 4 डिफरेंट क्वेश्चन भी बना सकते हैं। 4 तो नहीं आएंगे, खैर एटलीस्ट 2 क्वेश्चन वो बना सकते हैं आराम से, 1 या 2 क्वेश्चन तो, ठीक है। तो होगा तो एक इस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन होगा, पर कोई बड़ी बात नहीं, 2 भी क्वेश्चन बना सकते हैं,
तो बेसिकली बात ये है कि आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। यू हैव टू स्टडी दिस ऑल्सो, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉज, ठीक है। अभी कंजर्वेशन लॉज आपने पढ़े हुए हैं, जिसमें कोई भी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व रहती है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी आगे, ठीक है। फिलहाल फिजिकल क्वांटिटीज को एग्जांपल में बताता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी हो गई, जैसे आपके सामने मास है, ठीक है, एनर्जी है, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि फिजिक्स में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज का ही स्टडी करते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन लॉज क्या है? द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिमेन अनचेंज्ड इन अ प्रोसेस आर नोन एज कंजर्व्ड क्वांटिटीज, ठीक है। और उनका कंजर्वेशन का लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में 8-9 तक पढ़े हैं, ठीक है ना। बता सकते हो? तो देख बताओ, तो गैस करो क्या होगा। वीडियो को पॉज करके, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो कुछ लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं खासकर कहाँ पे? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस में, मॉडर्न फिजिक्स में यूज़ करेंगे, स्पेशली जहाँ पे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन में यूज़ करते हैं। सॉरी, वहाँ पे नहीं, हम लोग इक्वेशंस को बैलेंस करने में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे तो मास कंजर्व नहीं रहेगा, सॉरी, मास कंजर्व नहीं रहेगा वहाँ पे तो मास हम लोग इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप पढ़ोगे, ठीक है, डायरेक्टली अभी आ जाएगा आपका। ये क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम एक उसी का पार्ट है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आप पढ़ने जा रहे हो अभी, आपका वर्क एनर्जी थ्योरम में आ जाएगा, ठीक है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ने जा रहे हो अभी, आप उसमें ही पढ़ोगे, आप कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, लॉज ऑफ मोशन में ही पढ़ लोगे, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आप पढ़ने जा रहे हो रोटेशनल मोशन में। चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप पढ़ने जा रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेक्स्ट ईयर, ठीक है। पैरिटी, पैरिटी कोई बता सकता है क्या होता है? पैरिटी कोई बता सकता है? एनीवन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी, पैरिटी है, पैरिटी जो कि स्पिन को हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी, जो कि आप स्पिन क्वांटम नंबर्स हैं, उसको वहाँ पे आप पढ़ोगे, जो कि मेनली आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके बारे में बहुत, फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा नहीं है। सम कंजर्वेशन लॉज आर ट्रू फॉर वन फंडामेंटल फोर्स, नॉट फॉर अदर वंस, ठीक है ना। ये सारे के सारे लॉज हमेशा एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। जैसा कि मैं यहीं पर बात करूं, कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने बताया था, वैसे ये वैलिड है, बट जब मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग बात करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है ना, वहाँ पे फ्यूजन एंड फ्यूशन में ये वैलिड नहीं होता, ठीक है ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे मास और एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है, कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, मास, सॉरी क्या लिखा, वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास में वैलिड नहीं है, क्योंकि मास एनर्जी और एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कौन सा रिएक्शन है, न्यूक्लियर फ्यूशन या फ्यूजन, उसमें मास एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है, ठीक है। जिससे मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो तो आपने थोड़ा सुना ही होगा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, लेकिन एनर्जी भी मास में कन्वर्ट होती है, उसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं, एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शंस, बिल्कुल ऐसे रिएक्शंस होते हैं,
जिसमें एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है। ठीक है। और लीनियर मोमेंटम किसी सिचुएशन में कंजर्व रहता है और किसी में नहीं। जैसे यहाँ पे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं होती। ठीक है ना, एनर्जी कंजर्वेशन भी यहाँ पे वैलिड नहीं है। यहाँ पे मॉडर्न फिशन में ठीक है। लीनियर मोमेंटम अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आप पढ़ने जा रहे हो लॉज ऑफ मोशन में ही, हमेशा कंजर्व नहीं रहता। एंगुलर मोमेंटम में हमेशा कंजर्व नहीं रहता। चार्ज मोस्टली कंजर्व रहता है। ठीक है ना, बट हाँ आने वाले टाइम में क्या पता, वो जैसे जैसे रिसर्च चल रही तो हो सकता है इसका भी कुछ हो जाए, ऐसा कुछ सिचुएशंस आ जाए। ठीक है। पैरिटी फिलहाल तो हाँ, इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट वो आपके लेवल पे नहीं, वो रिसर्च लेवल पे, हाई लेवल पे, जब आप रिसर्च लेवल पे फिजिक्स पढ़ोगे पैरिटी वहाँ पे आएगी। अभी तो बस आपको एक देखना कि हाँ पैरिटी का भी कुछ कंजर्वेशन होता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंजर्वेशन लॉज। तो आइडिया यहाँ पे क्या है बेसिकली कि ये कंजर्वेशन लॉ है, लेकिन ये कभी किसी किसी सिचुएशन के में वैलिड है, किसी सिचुएशन में वैलिड नहीं है। ठीक है, लेकिन ये लॉज हैं, किसी सिचुएशन में ये वैलिड है। ठीक है। तो नोट लिख लो, सम कंजर्वेशन लॉज आर ट्रू फॉर वन फंडामेंटल फोर्स, नॉट फॉर अदर फोर्स। ठीक है। चलो भाई, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि फिशन में मास और एनर्जी कंजर्व नहीं रहते। और भी हम लोग न्यू मोमेंटम पढ़ने जा रहे हैं, वो कंजर्व नहीं रहता हमेशा। एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व नहीं रहता। चार्ज फॉर द टाइम बीइंग इट्स कंजर्व। ठीक है। पैरिटी भी आप हाई स्टैंड में जाओगे तो वो भी, इसकी भी किसी किसी सिचुएशन में वो कंजर्व नहीं रहती। ठीक है ना, पर वो आपको पढ़ना नहीं है, बस आपको एक आइडिया दे दी मैंने। ठीक है। अब ये आपका लास्ट पार्ट आ जाता है, ये टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स 19वीं सेंचुरी में। जैसे मैंने ऊपर बताया कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सब चीज़ें क्यों पढ़ते हैं, सो दैट आप इन सब चीज़ों को यूज़ करके, अप्लाई करके न्यू टेक्नोलॉजी का न्यू को इन्वेंट कर सको, न्यू रिसर्च कर सको, जिससे हमारी लाइफ और अच्छी बन सके, हम लोग डेवलप हो सकें, ह्यूमन लाइफ को बेटर बना सकें। ठीक है। जैसे 19वीं सेंचुरी में ऐसा हो चुका है, हो रहा है और होता रहेगा। 19वीं सेंचुरी में स्टीम इंजन की डिस्कवरी हुई। ठीक है। और उससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जिससे कि जो ह्यूमन लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं वो इम्प्रूव हुए, ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट हुआ था। ठीक है ना। अब वायरलेस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से क्या हुआ है कि मैं आपको टीच कर रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ से। ठीक है। वर्ल्ड के किसी भी आप कोने में हो, हम लोग इंटरनेट टेक्नोलॉजी से, वायरलेस टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं। आप अपने डियर वन से कनेक्टेड हो, अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड हो। ठीक है। ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड है। ठीक है। Meitner and Hahn discovered phenomena of neutron-induced fission of uranium, which led to nuclear energy जनरेशन एंड विच इज़ यूज नॉट ओनली फॉर बॉम्ब्स। ऑफ कोर्स आप बोलोगे सर उससे तो बॉम्ब बना के ये हो गया, लेकिन वो पीसफुल पर्पज़ के लिए भी यूज़ होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ होती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना पावर के कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है। 1938 में किया था। ठीक है। जो वेपन्स और के साथ साथ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के लिए भी यूज़ होती है। Using basic laws of physics, conversion of wind, solar energy and geothermal energy into electrical energy, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं फिजिक्स का लॉस को यूज़ करके हम लोग एनर्जी को, सोलर एनर्जी जो कि जियोथर्मल एंड विंड एनर्जी जो कि रिन्यूएबल सोर्सेस एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारे लिए यूज़फुल होती है। ठीक है। तो ये आपका हो गया काम। ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड का। सो फिजिकल वर्ल्ड कंप्लीटेड। ठीक है। तो इसका कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है इस पर, मैं बस यही आपको, अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो इसी
इन्फॉर्मेशन से आएंगे। ठीक है, आप चाहो तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये लाइव करवा दूंगा। ठीक है ना? ओके जी, गुड नाइट। यहाँ पे वैसे मॉर्निंग चल रही है, 2:20 AM हो चुके हैं। ठीक है, आप जहाँ पे भी हो अकॉर्डिंगली गुड नाइट। अगर आप लाइव लेक्चर चाहते हो तो आप इस नंबर पे रिक्वेस्ट कर सकते हो, +9 वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, 7009417976 +9170941796 उस पर मैसेज कर दो। ठीक है ना? दैट यू वांट लाइव लेक्चर विद टाइम एंड आपका सब्जेक्ट एंड व्हाट यू वांट न्यूमेरिकल्स और कंप्लीट चैप्टर, और हम लोग उसके अकॉर्डिंगली आपको इसका शेड्यूल शेयर कर देंगे। ठीक है? ओके जी, थैंक यू मच, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू।